Good morning students, welcome to your SST class chapter number 1 Glorious India from beginning to 1206 AD. In our last class we discussed about the external invention of the Shakas and the Hunas. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर फॉरेन या एक्सटर्नल इन्वेंशंस के बारे में टॉपिक रीड किए थे, जिसमें हमने दो मेन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा बच्चों, एक थी शकास और दूसरा पढ़ा था हुनास के बारे में. एंड वी आल्सो रीड दैट दे वर द फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द इंडिया. ये लोग विदेशी थे, सेंट्रल एशिया से आए थे. इन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अटैक किया और धीरे धीरे इंडिया के अंदर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और उसके बाद अगर हम देखें इंडिया में तो जो भी गुजरात, महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, यहाँ तक इन लोगों ने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया. बेसिकली हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि ये जो सेंट्रल एशिया से आए हुए जो ये फॉरेन इन्वेडर्स थे, एक्चुअल में ये ट्राइब थी, जनजातियाँ थी और बहुत ही बार्बरिक जनजातियाँ थी या ट्राइब्स थी. बार्बरिक का मतलब मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत ही खूंखार और खतरनाक ट्राइब्स थी. ठीक है, और इसी कड़ी के अंदर हम लोग आज जो शुरू कर रहे हैं, इसी एक्सटर्नल इन्वेंशन का जो थर्ड डायनेस्टी है, कुषाण डायनेस्टी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दे वर आल्सो नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडिया, दे वर आल्सो एक्सटर्नल इन्वेंशंस हु केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द इंडिया. ये लोग भी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से इंडिया में एंटर हुए और यहाँ पर इन्होंने अपना एक किंगडम स्टार्ट किया. लेट स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ टुडे, द एक्सटर्नल इन्वेंशंस of the Kushanas or a Kushan dynasty. Basically this dynasty was also named as the Yuchi or a Tocharian. इंडिया के बाहर ये जो डायनेस्टी है ये यूची और टॉचेरियन के नाम से भी जानी गई. ठीक है, और बेसिकली they were also came from the Central Asia as like the Hunas and the other dynasties. The dynasty was divided into the 5 parts. बेसिकली ये जो डायनेस्टी थी ये इंडिया आने से पहले टोटली ये पूरी जो कुषाण डायनेस्टी थी ये 5 पार्ट के अंदर डिवाइड थी. इसमें से एक जो इसकी ब्रांच थी वो इंडिया की तरफ आई और बाकी ऐसा कहते हैं कि टोटल इसकी जो भी 4 ब्रांचेस थी वो दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर गई और वहाँ पर इन्होंने अपना एक अलग अलग डायनेस्टीज को स्टार्ट किया. उसमें से जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडिया के अंदर आने वाली कुषाण डायनेस्टी है बच्चों. और इसी डायनेस्टी को 5 पार्ट में या 5 क्लेन या 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया, जिसमें से सबसे पहले कुजुल-कड़फिशस फर्स्ट, who was the founder of this dynasty in India. कुजुल-कड़फिशस फर्स्ट जो है वो कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है. मतलब इसने इंडिया के अंदर इस डायनेस्टी की स्टार्टिंग की और द टाइम एरा ऑफ द कुजुल वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 15 AD टू द 65 AD. और कुजुल का जो टाइम पीरियड है 15 AD से लेकर 65 AD तक चला. तो टोटल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसने अपने लाइफ के बहुत ही बड़े पार्ट या ये कह सकते हैं कि लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने इंडिया के अंदर अपना किंगडम बनाने में लगाया. ठीक है ना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट few points about the Kuzul was that they started this dynasty in India. Pehli cheez, Kuzul who was the first ruler in India from the Kushanas dynasty. ये कुषाण डायनेस्टी का पहला रूलर इंडिया के अंदर माना गया. एंड द सेकंड थिंग, ही गवर्न्ड द साउथ अफगानिस्तान, काबुल, कांधार एंड पर्शिया. इसने टोटल मिला के अपने किंगडम में 4 बेसिक कह सकते हैं कि जो रीजन्स थे, जो एरियाज थे, उनको अपने किंगडम में मर्ज किया. सबसे पहले साउथ अफगानिस्तान, उसके बाद काबुल, उसके बाद कांधार और लास्ट आता है पर्शिया या पर्शिया जिसको कहा गया है. एंड अडॉप्टेड द वैदिक रिलीजन. स्टूडेंट्स यहाँ आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने अपनी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 इसको हमने बिगनिंग से स्टार्ट किया और आपको ये बात तो मालूम हो ही गई होगी जब हमने कुषाणास और हुनास के बारे में पढ़ा कि जितने भी एक्सटर्नल या फॉरेन इन्वेंटर्स इंडिया आए, ये लोग एक्चुअल में तो इंडिया आए थे यहाँ पर अटैक करने के लिए, यहाँ की वेल्थ के लिए, लेकिन यहाँ का कल्चर और यहाँ की सोसाइटी इतनी रंगीन है, इतनी अच्छी है कि धीरे धीरे इन लोगों ने इसी कल्चर को, इसी सोसाइटी को अपना लिया और हमेशा के लिए भारत तो आए विदेशी बनकर थे, लेकिन बाद में इन्होंने इंडिया को ही अपना घर बना लिया और यहीं पर इन्होंने इसी कल्चर के अंदर ये लोग ढल गए. इसका इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि
सेंट्रल एशिया से आई हुई एक ट्राइब जो इंडिया पर हुकूमत करने के लिए आई थी, अपना किंगडम एस्टैब्लिश करने के लिए आई थी, उसी ने वैदिक कल्चर को अपना लिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। कुषाण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुषाण डायनेस्टी जो फाउंडर है इस डायनेस्टी का इंडिया के अंदर, उसे कहा गया कुषाण, जो 50 AD से 65 AD तक इंडिया पर इसने राज किया। एंड आफ्टर दैट हिज सन Vima Kadphises second, the time period of Vima Kadphises started from 65 AD to the 75 AD। ये जो टाइम पीरियड है 10 ईयर का ये Vima Kadphises का टाइम पीरियड माना जाता है बच्चों। एंड he was the follower of the Shiva sect। शिवा सेक्ट का मतलब यहाँ पर है कि इसने बाद में शिव सेक्ट को या शिव का भक्त बन गया, भगवान लॉर्ड शिव का जो है इसकी इनका ये फॉलोवर बन गया। तो अपन टोटली ये कह सकते हैं कि ये जो कुषाण जो इंडिया आए थे फॉरेन ट्राइब थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को इंडिया के अंदर एसिमिलेट कर लिया, अपने आप को मर्ज कर लिया। ठीक है ना। एंड he the minted the gold coins with the image of the त्रिभुजा, त्रिशूलधारी and the व्याघ्रमार्गचारी and the Lord Shiva। इसी के साथ में इंडिया के अंदर आने वाले सबसे पहला जो फॉरेन इन्वेंटर था जिसने यहाँ पर गोल्ड कॉइन मिंट कराए वो था Vima Kadphises, जिसने अपने गोल्ड कॉइन के ऊपर 3-4 तरह की इमेजेस इसने मिंट करवाई थी, जिसमें एक थी वो थी त्रिभुज की। त्रिभुज का मतलब आप समझ गए, ट्रायंगल। ट्रायंगल इसकी इमेज के ऊपर गोल्ड कॉइन के ऊपर आपको मिंट हुआ मिलेगा। इसी के साथ में इसने जो सेकंड इमेज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं त्रिशूलधारी। अब त्रिशूल आपको पता होगा, ही वाज द वर्शिपर ऑफ द शिवा, लॉर्ड शिव का ये वर्शिपर था। तो ऑब्वियसली जो लॉर्ड शिव है उनका जो कह सकते हैं कि इनका जो हथियार था क्या माना जाता है, त्रिशूल माना जाता है। ठीक है ना। तो इसके जो गोल्ड कॉइन है उस पर हमको त्रिशूल के निशान मिलते हैं। उसी के अलावा व्याघ्र मार्गी का मतलब होता है, व्याघ्र का मतलब क्या होता है, शेर। तो इसी तरह का एक जो इमेज है वो हमको इसके गोल्ड कॉइन पे मिलता है। और इसी के साथ में लॉर्ड शिवा की जो इमेज है वो भी हमें इसके गोल्ड कॉइन पर दिखने को मिलती है। आप अपने अगर बुक में देखेंगे तो आपको कई सारे कॉइन्स की जो पिक्चर्स है और इसी के साथ में जो कनिष्क हम पढ़ेंगे इसकी भी कई सारी पिक्चर्स बुक में आप देख सकते हैं। तो ये था Vima Kadphises, the second ruler of the Kushana dynasty in India. Okay, and he circulated the gold coin first time in India। जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि ये इंडिया के अंदर आने वाला पहला फॉरेन इन्वेंटर्स कह दीजिए या विदेशी आक्रमणकर्ता जिसने भारत के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम इसने गोल्ड कॉइन मिंट करवाई थी। ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी फेमस द ग्रेट रूलर कनिष्क। हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हालांकि he was also belonging to the Kushana dynasty, he was a foreigner, he was the external invader who came to India and established a vast kingdom in our country। हालांकि ये विदेशी था लेकिन फिर भी ऐसा कुछ खास है जिसके कारण something is special which make the Kanishk the great Kanishk। ओके, तो कुछ ऐसी बातें हम कनिष्क के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसने कनिष्क को ग्रेट रूलर बना दिया। इंडिया के कल्चर में, इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए ये रूलर कुछ चीजों के लिए याद किया जाएगा। तो देखते हैं कनिष्क के बारे में ऐसा क्या था। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, द कनिष्क who was belonging to the Kushan dynasty and he made the two capitals of his kingdom। The first capital was the Peshawar, presently situated in the Pakistan, and the second was the Mathura। और दूसरी जो है वो कैपिटल थी मथुरा के अंदर, इंडिया के अंदर। तो ये टोटल मिला के पहली बात है कनिष्क का किंगडम। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। तभी इसने अपनी जो फर्स्ट कैपिटल है वो तो बनाया इसने पेशावर को, जो एट प्रेजेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। एंड सेकंड कैपिटल वाज द मथुरा व्हिच वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये दो कैपिटल थी कनिष्क की। अब आगे चलते हैं, कुछ और खास बातें हैं इसके बारे में। The fourth Buddhist council was held in the Kundarban, Kashmir under the presidentship of the Acharya Parshad। सबसे खास बात, अब पहले इस पॉइंट को समझने से पहले एक वर्ड समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि व्हाट इज द बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल था क्या? एज यू ऑल नो दैट द बुद्ध
बुद्धिस्ट रिलीजन बॉर्न इन द इंडिया, ये जो धर्म है भारत से शुरू हुआ, ठीक है ना। अब इसी धर्म को प्रॉस्परस बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर फैलाने के लिए टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम के अंदर कई सारी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई, ठीक है ना। और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर इन धर्म पर विचार किया गया। बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ये विचार किया गया कि इस धर्म को महान कैसे बनाया जाए, दुनिया के देश दूसरे देशों के अंदर कैसे फैलाया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कनिष्क जो था, जो कि फॉरेन इन्वेंटर होते हुए भी इसने बुद्धिस्ट रिलीजन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्परस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इस धर्म को स्प्रेड करने के लिए इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कुंडलमल के अंदर बुलाई, ठीक है ना। और ये जो कुंडलमल जगह है यहाँ पर आती है, कश्मीर के अंदर आती है। और इसी कश्मीर में इसने आचार्य पाराशर, जो कि बुद्धिस्ट सेंट कह सकते हैं आप, ठीक है ना, बुद्धिस्ट मुनि थे, इनकी लीडरशिप के अंदर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वो इंडिया के अंदर थी। और यहीं पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कनिष्क वाले टॉपिक में से बनता है बच्चों, कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके टाइम पीरियड में हुई और उसकी प्रेसिडेंटशिप जो थी वो किसके हाथ में थी। तो आप लोग भी साथ ही साथ इस टॉपिक को या इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करते हुए चले। अब हम आगे चलते हैं। Then started the Shak era in the 78 AD। अब ये ईरा वर्ड क्या है, आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर के अंदर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कई सारे संवत लिखे हुए हैं। जैसे देख लीजिए, विक्रम संवत मिलेगा आपको लिखा हुआ, आपको शक संवत लिखा हुआ मिलेगा, आपको गुप्त संवत लिखा हुआ मिलेगा, आपको हिजरी संवत लिखा हुआ मिलेगा। तो संवत पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड को, एक ईरा को बताता है। और इसी में कनिष्क का जो नाम है वो इतना ग्रेट होने का दूसरा कारण जो था कि इसने इंडिया के अंदर शक ईरा की स्टार्टिंग की थी 78 AD के अंदर। और सबसे स्पेशल बात यह है कि आज इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसी शक संवत को या शक ईरा को फॉलो करती है। मतलब जो भी तिथियां, जो तारीख है जो चलती है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो शिविर चलता है, शिविरा जो चलता है ना, कैलेंडर जो बनता है, वो इंडिया के अंदर शक ईरा को ही फॉलो किया जाता है। इसीलिए कनिष्क हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो आपको सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखना है कि स्टार्टेड द शक ईरा इन द 78 AD। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों के हाफ ईयरली और बोर्ड के हिसाब से आ चुका है और आगे भी बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा। तो आप भी बच्चों साथ साथ में इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लें, ताकि हम लोग जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं वही साथ में आपके क्लियर होते जाए और आपको ये अंदाजा हो जाए कि हमने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं बोर्ड के विषय से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टोटली दो इम्पोर्टेंट बातें, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कनिष्क के बारे में, कि द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ द कनिष्क, नंबर 1, and number 2 is that he started the Shak era in the 78 AD। बच्चों आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसी के साथ में आपको साथ में राइट डाउन करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है, ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस को अगर हम ध्यान रखें, फ्यूचर में अगर जब कभी भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता रहे, आपको अंदाजा रहे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या क्या चीजें हैं जो बोर्ड में आने लायक है। ठीक है। नाउ he conquered the Kashmir and established a town कनिष्कपुर। इसी के साथ में कश्मीर के अंदर कनिष्क ने कश्मीर को जीता और यहाँ पर एक टाउन इसने बनाया, एक छोटा सा शहर बसाया जिसका नाम कनिष्कपुर रखा गया। एंड आल्सो ही विक्ट्री ओवर द काशका, यार्दन एंड खोतान। और इसी के साथ में इसने काशका, यार्दन और खोतान नाम के जो एरियाज थे उसको भी इसने जीता और अपने किंगडम को एक्सटेंड किया। मोस्टली अगर हम प्लेसेस की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो काशकान, यार्दन, काशकान और खोतान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी के साथ his statue was found from the मथुरा। याद रखना बच्चों, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है that the second capital of the कनिष्क was मथुरा। तो कहीं ना कहीं मथुरा उसकी लाइफ के अंदर या उसकी लाइफ की जो हिस्ट्री है उससे बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनिष्क की एक मूर्ति, एक स्टैचू जो है वो मथुरा से मिली है, जिसमें उसको एक बहुत ही बड़ा लंबा चुक्का पहने हुए बताया गया है और उसी के साथ में घुटनों तक के लॉन्ग शूज उसने पहन रखे हैं और हाथ में उसके तलवार है। तो ये उसकी एक पर्सनैलिटी को शो करता है कि किस तरह से वो अपने आप में कितना स्पेशल और कितना ही ज्यादा महान और ग्रेट रूलर रहा था। तो एक चीज ध्यान में रखना बच्चों आप कि उसकी जो स्टैचू है वो कहाँ से मिली है,
और मथुरा क्या थी? सेकेंड कैपिटल ऑफ कनिष्क। कनिष्क की जो सेकेंड कैपिटल थी वही मथुरा थी। फर्स्ट कैपिटल जो है वो पेशावर को माना गया। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। द इमेज इज engraved on the copper coin performing the sacrifice at the altar। altar का मतलब क्या होता है? वैदिक कल्चर को ये लोग अपना रहे हैं, वैदिक रिलीजन को ये अपना रहे हैं। जो बात मैंने यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दी है, ठीक है ना, कि कनिष्क के जो पूर्वज थे, मतलब जो कुतुब कंफ्यूशियस था, उसने वैदिक कल्चर को, वैदिक रिलीजन को अपनाया था। और आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वैदिक रिलीजन के अंदर जो यज्ञ और हवन करना है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। और इसीलिए यहाँ पर जो इसकी इमेज, जो कि कॉपर कॉइन पर इसकी एक इमेज मिलती है, उसमें कुछ ऐसा सीन है कि एक यज्ञ वेदी, अल्टर का मतलब होता है यज्ञ वेदी। यज्ञ वेदी मतलब जहाँ पर यज्ञ किए जाते हैं, ठीक है ना। और जब वैदिक कल्चर के अंदर यज्ञ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बच्चों, तो यज्ञ वेदी के पास में, अल्टर के पास में इसको पशु बलि देते हुए बताया गया है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको वैदिक कल्चर को फॉलो करते हुए भी बताया गया है। और दूसरी चीज बच्चों आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि वैदिक कल्चर का, अगर हम 9th क्लास में, आप लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं कि ये जो वैदिक कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं पशु बलि को या सैक्रिफाइस को ऐड किया गया है। बेसिकली इंडियन कल्चर के अंदर अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें तो कभी भी पशु हिंसा के हमेशा से ही ये संस्कृति खिलाफ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहां से हर बार कनिष्क में से आपके एक क्वेश्चन जरूर आता है, रॉयल कोर्ट ऑफ द कनिष्क। अगर हम कनिष्क की रॉयल कोर्ट की बात करें तो इसकी कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी पर्सनालिटीज थी, इसके दरबार के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो आज भी इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उसी में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं द बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल पाराशर, वसुमित्र एंड द अश्वघोषा। अब यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा कि बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल का मतलब कि ये बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड कुछ फेमस पर्सनालिटीज थी जिनका काम बुद्धिस्ट रिलीजन को स्प्रेड करना था, दुनिया के अंदर फैलाना था, इस रिलीजन को आगे बढ़ाना था। और इसी के साथ आपके साथ एक और नॉलेज वाली बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि कनिष्क के टाइम पीरियड में ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, ये 4th काउंसिल जब हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, उस समय ये बुद्धिस्ट रिलीजन 2 प्लेन के अंदर डिवाइड हो गया, मतलब ये धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है ना। और इसी तरह से इन दोनों भागों का नाम में से पहला जो पार्ट था उसको हीनयान कहा गया और जो सेकंड प्लेन थी उसको महायान के नाम से जाना गया। तो इस तरह से 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर लें, हम लोग ये कहते चाहे कि कनिष्क के टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट रिलीजन 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। जिस तरह से आपने देखा होगा ऐसे कई सारे धर्म हैं जो कि एक धर्म होते हुए भी उसमें भी अलग अलग मान्यताओं के आधार पर लोगों ने अब उस धर्म को 2 भागों में बांट रखा है। जैसे अगर हम मुस्लिम रिलीजन की बात करें तो मुस्लिम रिलीजन जो है वो शिया और सुन्नी 2 सेक्ट में बटा हुआ है। उसी तरह से ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन है ये भी 2 सेक्ट में बट चुका है, एक हीनयान और एक महायान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे कि इनका जो रॉयल कोर्ट था, कनिष्क के रॉयल कोर्ट के अंदर कुछ फेमस पर्सनालिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें से जो बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे, कुछ ऐसे महान लोग जो बुद्धिस्ट रिलीजन को कई आगे तक, ऊंचाइयों तक जिन्होंने पहुंचाया, उसमें से पाराशर, वसुमित्र और अश्वघोषा का नाम आता है। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिशियन जिसका नाम था नागार्जुन। आज भी इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो इस मैथमेटिक्स में नागार्जुन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा माना जाता है, ठीक है ना। और आर्यभट्ट के बाद अगर हम दूसरा नाम किसी का लेंगे मैथमेटिशियन में तो वो नागार्जुन का ही नाम आएगा। तो ये जो नागार्जुन थे, जो फेमस मैथमेटिशियन थे, जो इंडियन हिस्ट्री जिनको आज भी याद करती है, ठीक है, इन्होंने कई सारे फॉर्मूलाज दिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड और इसीलिए आज भी इनको याद किया जाता है। इंडियन हिस्ट्री के अंदर इनका नाम जो है वो गोल्डन वर्ड में लिखा जाता है। तो ये जो नागार्जुन है, इनका जो ये कनिष्क के कोर्ट के अंदर रहा करते थे। और इसी के साथ में ग्रेट सर्जन चरक, जिनके बारे में ऑलरेडी आप क्लास 8 के अंदर लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कुछ ग्रेट इंडियन हिस्ट्री की पर्सनालिटीज में आपने चरक के बारे में पढ़ा था। और ऐसा भी कहते हैं कि चरक जो है वो सुश्रुत के डिसिप्ली थे, शिष्य थे और इसी के साथ में इनको एक सर्जन भी माना गया। इन्होंने अपने, अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी के अंदर इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और अगर हम लोग
एंशियंट इंडिया की बात करें तो ये अपने आप में इंडिया को बहुत ही स्पेशल बना देता है कि कई हजारों सालों पहले इंडिया के अंदर सर्जरी होती थी और वो भी बहुत ही एडवांस तरीके से सर्जरी की जाती थी और इसीलिए इंडिया को विश्व गुरु कहा गया, जो कि हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारे ऐसे एलिमेंट थे बच्चों जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड गुरु बनाया। तो कहीं न कहीं ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज है जो इंडिया को वर्ल्ड गुरु बनाती है। हम लोग बात कर चुके हैं नागार्जुन की, हम लोग बात कर चुके हैं ग्रेट सर्जन चरक की, ठीक है। चरक की बुक का नाम था चरक संहिता। इसी चरक संहिता के अंदर चरक ने कई सारे सर्जरी के अंदर काम आने वाले टूल्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पिक्चर के साथ उनका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग औजारों का यूज अलग अलग तरीके से कब किया जाता है सर्जरी के अंदर। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन करते समय, ठीक है ना। और इसी के साथ में किस तरह से इन औजारों को साफ रखा जाए, इनको हाइजीन किया जाए। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, मतलब ऑपरेशन करने से पहले, सर्जरी करने से पहले जो पेशेंट होता है उसको किस तरह से बेहोश किया जाता है, उसकी सबसे पहली बार नॉलेज जो है वो हमको चरक की बुक चरक संहिता में मिलती है। और इसी के साथ में कई सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो हम कहते हैं देखो, तो आयुर्वेदिक अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, आयुर्वेदिक की बात करें, आयुर्वेद की, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन, इसकी कई बड़ी नॉलेज जो है हमको चरक से जानने को मिलती है। तो इस तरह से ये कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज थी जो कनिष्क के कोर्ट के अंदर रहते थे। अब आते हैं द महायान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म वाज स्प्रेड ड्यूरिंग हिज रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बच्चों आपको बता दिया कि बुद्धिस्ट रिलीजन की जो फोर्थ काउंसिल हुई थी वो कनिष्क के टाइम पीरियड में हुई थी। और कनिष्क के टाइम पीरियड में जो बुद्धिस्ट रिलीजन था वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया, एक महायान और सेकंड जो थी वो हीनयान के नाम से जानी गई। बेसिकली जो कनिष्क का रीजन था उसमें जो महायान सेक्ट का ये ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हुआ, मतलब महायान सेक्ट जो है वो कनिष्क के टाइम पीरियड में ज्यादा से ज्यादा फैला, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा, ठीक है। एट इंडिया's trade with Rome was extremely profitable, as the result India became the very prosperous। अब अगर हम बात करें ट्रेड की, कॉमर्स की, बिजनेस की, तो जो आप लोगों को इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी पता है कि अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं साउथ के अंदर, तो 3 साइड जो है वो टोटली कह सकते हैं आप कुछ वाटर बॉडीज मिलेंगे आपको। इसमें से यहाँ पर जो है अरेबियन सी, यहाँ अगर हम जाए नॉर्थ की ईस्ट की तरफ तो यहाँ देखेंगे बे ऑफ बंगाल, और साउथ के अंदर आ जाएगा इंडियन ओशियन। अब सिंपल सी बात है कि इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो 3 साइड से वाटर से पूरी तरह से घिरा हुआ है। और यही चीज इंडिया को स्पेशल बनाती है कि इंडिया का जो पोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है और यहाँ से सी रूट से सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ करता था, जो इंडिया को कहीं ना कहीं स्पेशल बनाता है। और आपको आज भी पता होगा कि अगर हम बात करें जो मसाले हैं, काली मिर्च को ले लीजिए आप, इसके अलावा आप लौंग ले लीजिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस है। आज भी कर्नाटका से जो मसाले बनते हैं, केरल, कर्नाटका, स्पेशली कर्नाटका से, ये आज भी यूरोपीय देशों के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के अंदर, स्पेशली काली मिर्च जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया से जाती है क्योंकि फेमस है, ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसके कारण अब यहाँ पर बात यह है कि जो रोम के साथ जो ट्रेड था उसने इंडिया को और ज्यादा प्रॉस्परस बनाया। मतलब ये समझ सकते हैं कि कनिष्क के टाइम पीरियड में जो ट्रेड और जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था और इसी कारण से इंडिया के अंदर वेल्थ जो थी, जो इनकम थी, वो इंडिया की बढ़ती गई और इसी चीज ने इंडिया को प्रॉस्परस बनाया, बहुत आगे बढ़ाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो कुषाणस रूल्ड टिल 230 AD। कुषाण जो किंगडम था लास्टली ये शुरू कब से हुआ था, अगर हम बच्चों याद देखें तो 15 AD से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 230 AD तक। मतलब कम से कम 215 ईयर तक ये डायनेस्टी यहाँ पर कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर राज करती रही, ठीक है ना, रूल करती रही, इंडिया को गवर्न करती रही। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर अभी तक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया है बच्चों। ये याद रखना
कि हर साल बोर्ड हो या हफेली दोनों में से कभी भी आपके कनिष्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जरूर आता है। तो इस वीडियो में आपको कनिष्क को बड़े ही गौर से पढ़ना है, इसकी मेन अचीवमेंट्स को पढ़ना है, इसकी लाइफ के मेन इवेंट्स जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को यहाँ समझाए, डिस्क्राइब किए, इनको आपको बड़े ही गौर से ध्यान में रखना है और क्लास नोट्स में जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ से पक्का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर साल आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है ये हमने कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, कनिष्क के बारे में एक बार मैं फिर वापस रिवाइज करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड से। जो कनिष्क है उसकी 2 कैपिटल थी, एक थी पेशावर और सेकंड थी मथुरा। इसी के अलावा इसके टाइम पीरियड में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी इंडिया के अंदर हुई, और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल का जो लीडरशिप थी वो पाराशर जो कि बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल थे उनके हाथ में थी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो इसने शक गिरा स्टार्ट किया 78 AD के अंदर, ठीक है, और जिसको इंडियन गवर्नमेंट आज तक अपनाए हुए हैं। इंडियन कैलेंडर जो है वो इसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। इसी के अलावा मथुरा से इसकी एक स्टैचू मिली है जिसमें इसको एक बहुत ही लंबा चोगा पहने में बताया गया है, और उसी के साथ में इसे भारी भरकम जो लॉन्ग शूज है वो पहने में इसकी एक स्टैचू जो है वो मथुरा से मिली है, जो इसकी ग्रेटनेस को, इसकी पावर को शो करती है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि कॉपर कॉइन के ऊपर इसको अल्टर पर सैक्रिफाइस करते हुए बताया गया है। सैक्रिफाइस मतलब बलि देते हुए इसकी एक पिक हमको कॉइन के ऊपर मिलती है। और इसी के साथ रॉयल कोर्ट, बच्चों आपको ये चीज ध्यान में रखनी है और इम्पोर्टेंट भी टिक कर लेना, ठीक है, कि इनकी रॉयल कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिसके कारण इंडिया के अंदर कनिष्क का जो टाइम पीरियड है वो एक गोल्डन टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम बात करते हैं पाराशर, वसुमित्र और अश्वघोष की। इसी के साथ में ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम था नागार्जुन और ग्रेट सर्जन जिनका नाम था चरक। अब हम आगे चल रहे हैं, यहाँ पर हम एसिमिलेशन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, पहली बात है कि असिमिलेशन होता क्या है। असिमिलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को अपना लेना, उसी में ढल जाना, उन चीजों को सीख लेना, है ना, घुल मिल जाना, ये एसिमिलेशन कहलाता है। या अगर हिंदी में कहें तो आप प्योर हिंदी के अंदर कहेंगे तो कहेंगे आत्मसातीकरण। आत्मसात मतलब उसको अपनी आत्मा से अपना लेना। तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने अभी तक थ्री जो एक्सटर्नल इन्वेंटर्स हैं उनकी हमने बात की, शक, कुषाण और इसी के अलावा हुणास के बारे में हम लोगों ने बात की। ये सेंट्रल एशिया से आई हुई ट्राइब थी बच्चों, लेकिन विदेशी होते हुए भी, ट्राइब होते हुए भी एक लंबे समय तक ये लोग इंडिया पर राज किया इन लोगों ने, और इसी के साथ इन्होंने इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी को पूरी तरह से एसिमिलेट किया, पूरी तरह से अपना लिया। मतलब यहाँ पर आए तो विदेशी बन के थे, लेकिन फिर ये यहाँ पर इन्होंने इंडिया को ही अपना देश माना और यहाँ के कल्चर में ये लोग पूरी तरह से एसिमिलेट हो गए, ढल गए, है ना, और अपनी जीवन शैली को उन्होंने इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो अपना लिया, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन की, आत्मसातीकरण, चीजों को अपना लेना, उसी रंग में रंग जाना, ठीक है ना। शकार, हुणास एंड कुषाण एसिमिलेटेड इन इंडियन सोसाइटी एंड द कल्चर। ये लोग इंडिया आए और इंडिया की सोसाइटी और कल्चर के अंदर ही एसिमिलेट हो गए, यही भूल गए, यही रहने लगे, एंड बिकम द फॉलोवर ऑफ द वैदिक रिलीजन। ये बात आज के टॉपिक में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, और आपको भी ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सटर्नल इन्वेंटर्स जो इंडिया आए थे इन्होंने वैदिक कल्चर को अपना लिया। देखिए बच्चों, हम लोगों ने बात की थी हुणास की, हमने पढ़ा था कि हुणास वर द बार्बरिक ट्राइब, ये बार्बरिक ट्राइब थी, बहुत ही बर्बर और जानवरों की तरह राक्षस इनको कहा गया था, ठीक है। इतनी खतरनाक और बार्बरिक ट्राइब होने के बावजूद भी जब ये इंडिया आए तो इन्होंने अपने कल्चर में, अपनी सोसाइटी में चेंज किया और इन्होंने वैदिक रिलीजन को अपनाया और अपने आप को एक सभ्य जाति के अंदर या प्रजाति के अंदर कन्वर्ट किया। और लास्ट, द सर्विस ऑफ द बुद्धिज्म done in the Kanishk made the greatest ruler in India। अब वो कौन सी बात है जिसके कनिष्क को एक ही बहुत ग्रेट रूलर बनाया, तो वो चीज थी कि इसने अपने टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए सबसे ज्यादा काम किया, इसने बुद्धिस्ट रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, ठीक है। इसी के साथ इसने वैदिक कल्चर को भी अपनाया, तो इसने कहीं न कहीं इंडियन कल्चर को भी जिंदा रखा और बुद्धिस्ट रिलीजन को भी आगे तक लेके गया, और यही चीज कनिष्क को एक बहुत ही ग्रेट रूलर बनाती है। और इसीलिए आज भी इंडियन हिस्ट्री के अंदर
हम लोग कनिष्क को एक बहुत ही अच्छे राजा के रूप में याद करते हैं। इसके टाइम पीरियड में जो ट्रेड और कॉमर्स था वो बहुत डेवलप्ड हुआ, इंडिया जो है वो प्रॉस्परस कंट्री बना। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स रहे होंगे जिसने कनिष्क को ग्रेट रूलर बनाया। और इसी के साथ में एक बहुत ही अच्छी बात कि आज हमारा चैप्टर इसी के साथ में यही खत्म होने जा रहा है। और जैसा कि अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात कही थी कि अपना नोटबुक और अपना पेन जरूर साथ में लेके बैठे, क्योंकि आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों जो मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर किए थे। कुल टोटल जो 10 क्वेश्चंस थे, पहले हम उनकी बात करेंगे। उसके अलावा आपकी बुक के पीछे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसमें से थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम लोग देखेंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके। और इसी के साथ एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि आपकी ये वीडियोस लगभग हर क्वेश्चन को कवर करते हुए बनाई गई है। यहाँ पर हम लोगों ने आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस किए हैं ताकि हम कम समय में अपना बेस्ट आप तक पहुंचा सके। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए थे। आपका पहला क्वेश्चन था नेम द 16 महाजनपदास विद देयर कैपिटल। 16 जनपदों की बात करनी थी और उनके साथ उनकी कैपिटल सिटी भी लिखनी थी। बच्चों आपकी बुक के अंदर चैप्टर के पेज नंबर 1 पर एक 16 कैपिटल जो महाजनपद है उनकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है और उसी के साथ में उसकी कैपिटल उसके सामने लिखी है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में, विच वर द मेजर महाजनपदास ऑफ राजस्थान। मेरी सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको मेजर राजस्थान के जो जनपद थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया, जिसमें 4 जनपद थे, जांगल, मत्स्य, शूरसेन एंड शिवी। एक बार वापस सुने, जांगल, मत्स्य, शूरसेन एंड शिवी, ये 4 महाजनपद थे जो राजस्थान के अंदर आते थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। बिल्कुल सही, आपका जो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के साथ में 4th क्वेश्चन, हु वाज द एम्बेसडर सेंट बाय द सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को या किस एम्बेसडर को भेजा था, तो उसका नाम था मेगास्थनीज। बिल्कुल सही। और मेगास्थनीज से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है आपका, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका। इंडिका जो बुक है उसका ऑथर भी कौन है, मेगास्थनीज है। तो 2 चीजें आपकी यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में आपस में इंटर रिलेटेड है। पहली चीज कि जो सेल्यूकस निकेटर था उसका एम्बेसडर का नाम था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज की बुक का नाम था इंडिका। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। इन द रॉक एडिक्ट्स व्हाट टाइटल वर अबॉर्न्ड बाय द अशोका। अशोका ने अपने रॉक जितने भी रॉक एडिक्ट्स थे उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, या अशोक के टाइटल क्या क्या है उसके अंदर बताए गए। तो 2 टाइटल्स हैं, 2 टाइटल्स। फर्स्ट इज देवाना प्रिय एंड सेकेंड इज देवाना प्रियदर्शी। तो ये 2 टाइटल है जिनका मोस्टली हम रॉक एडिक्ट्स के अंदर अशोक के नाम के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ 7th क्वेश्चन था, इन विच ईयर ऑफ द कोरोनेशन अशोक गॉट द विक्ट्री ओवर द कलिंग। अशोक ने राजा बनने के बाद कब कलिंग पर आक्रमण किया, तो इन द 261 BC, द 7th ईयर ऑफ द कोरोनेशन, 7वें वर्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था, राइट द नेम ऑफ द केव्स मेड बाय द अशोका। अशोका ने आजीविक सेट के लिए कुछ केव्स बनाई थी। मैंने बताया था आपको कि उसने आजीविक के रहने के लिए, आजीविक एक संप्रदाय था, उनके जो अपन कह सकते हैं कि जो मॉन्क्स होते थे उनके रहने के लिए इसने कुछ चट्टानों को काट कर कुछ केव्स बनाई थी। तो टोटल 4 केव्स थी, सुदामा, चौपार, विश्व चौपड़ी और कर्णा। वापस बोल रही हूँ, सुदामा केव, विश्व चौपार केव, फिर आ जाएगी आपके विश्व झोपड़ी और फिर आ जाएगी कर्णा केव। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, फ्रॉम whom did Ashoka got the inspiration to engrave the rock edicts। अशोक पहला रूलर था इंडिया का बच्चों जिसने इंडिया के अंदर रॉक एडिक्ट्स की शुरुआत की थी, चट्टानों पर या शिलालेख जिसको कहते हैं, चट्टानों पर आदेशों को लिखवाने की। ठीक है ना, तो ये जो इंस्पिरेशन इसे मिली, ये मिली इसे ईरान के रूलर थे जिसका नाम था दारा, है ना। तो ये गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द इरानियन रूलर दारा। ओके, अगला लास्ट क्वेश्चन था आपका, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द सक्सेसफुल इन इंटरप्रिटेटिंग द रॉक एडिक्ट्स ऑफ द अशोका।
अशोका के रॉक एडिक्ट्स को पढ़ने वाला, इंटरप्रेट करना मतलब उसको पढ़ने में सफलता पाने वाला पहला जो पर्सन था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। वापस बोल रही हूँ, जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट रूलर who got the success to interpret the अशोका's rock edicts। इसी के साथ में मेरे बताए गए लगभग बच्चों जो क्वेश्चन मैंने पेपर में आपको दिए थे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब कुछ और बात करते हैं हम बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें से कुछ जो है मैंने रिपीट हो चुके हैं इसके अंदर, लेकिन जो बच गए हैं उसी की हम लोग बात करेंगे। आपका क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से पहला तो आ ही गया है कि राजस्थान के जो मेजर जनपद थे टोटल 4 थे। आगे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर who visited the बिंदुसारा's court। बिंदुसारा के कोर्ट पे आने वाले जो एम्बेसडर थे उनमें से 2 थे, एक था डायमेकस और दूसरा था डायोनिशियस। तो ये 2 ग्रीक एम्बेसडर थे जो बिंदुसारा के कोर्ट में इंडिया आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर का नाम था बृहद्रथ। The Brihadrath was the last ruler of the Mauryan dynasty। ठीक है, उसके बाद में आता है write the name of the book wrote by the चाणक्य। चाणक्य की बुक का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट टिक कर लेना बच्चों, द बुक was अर्थशास्त्र। चाणक्य की बुक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, इसी के साथ में एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। Write the name of the literary creation of the हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जो लिटरेरी क्रिएशन थे उसने जो बुक्स लिखी उसमें से 2 है, एक है रत्नावली, एक है नागनंदा। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इसी के साथ में सबसे अच्छी बात कि आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको ग्रुप पर शेयर किए थे, वो भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं, और इसी के साथ में एक क्वेश्चन पेपर और जो है वो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 1 और आज की क्लास एंड होती है, और कल की तारीख में हम लोग चैप्टर 2 के साथ में वापस एक नई शुरुआत करेंगे और जानेंगे इसी के आगे वाला जो इंडिया है उसके बारे में। सल्तनत पीरियड और मुगल टाइम पीरियड हम लोग अपने अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ आज के लिए गुड बाय।